आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा निम्नलिखित में शारीर के आधार पर अंतर कीजिए। शारीर मतलब एनाटॉमी के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर। पहला कह रहा है कि एक बीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल, यानी मोनोकाट रूट और डाइकाट रूट में हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले वाले को देखते हैं। तो देखिए कार्टेक्स में क्या अंतर होता है। तो कार्टेक्स में जो मोनोकाट रूट है उसका स्तर कम मोटा होता है, जबकि डाइकाट रूट में जो कार्टेक्स होता है वो अपेक्षाकृत अधिक मोटा होता है। अब अंतस्त्वचा इंडोडर्मिस, कोशिकाएं स्थूलित भित्तियों वाली होती हैं, इसलिए मार्ग कोशिकाएं अधिक स्पष्ट होती हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो सेल होती हैं एंडोडर्मिस में, मोनोकाट रूट में ये स्थूलित होती हैं। स्थूलित का मतलब मुलायम होती हैं, इसलिए इनमें जो मार्ग कोशिकाएं हैं वो अधिक स्पष्ट होती हैं। इसको इंग्लिश में भी देखते हैं। इंग्लिश में देखिए उस तरह नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है तो ऐसे समझते हैं। और जो डाइकाट रूट होता है, अगर उसकी एंडोडर्मिस की बात करें तो प्रायः भित्तियां पतली होती हैं, यानी बहुत थिन लेयर पाई जाती है इनके मेम्ब्रेन में। केवल अरीय भित्तियों पर कैस्पेरियम पट्टियां होती हैं। तो जो रेडियल मेम्ब्रेन होती हैं, रेडियल जो वाल होती हैं, उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, अतः मार्ग कोशिकाएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट नहीं होती। तो जो मार्ग कोशिकाएं हैं वो अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट नहीं होती। परिरंभ यानी पेरीसाइकिल के बारे में देखें तो पार्श्वमूल बनाती हैं, यानी लेटरल रूट कहाँ से निकलती है? पेरीसाइकिल या परिरंभ से। पार्श्वमूल बनाने के अतिरिक्त एधा तथा कारकेदा बनाने में सहायता करती है। तो जो डाइकाट रूट है उसमें जो पेरीसाइकिल होती है वो सिर्फ लेटरल रूट ही नहीं बनाती, बल्कि कैम्बियम और कार्क कैम्बियम के बनाने में हेल्प करती है। अब आ जाता है हमारा वैस्कुलर बंडल। तो अगर वैस्कुलर बंडल की बात करें तो प्रायः 6 से अधिक होते हैं मोनोकाट में, और डाइकाट में प्रायः 2 से 6 तक होते हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम वाहिकाएं गोलाकार या अंडाकार तथा बड़ी गुहा वाली होती हैं। तो जो जाइलम वेसल होती हैं वो या तो सर्कुलर होती हैं या एग शेप होती हैं, मतलब स्फेरिकल होती हैं या एग शेप होती हैं, और जो उनकी कैविटी होती है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है। डाइकाट रूट में क्या होता है कि जाइलम वेसल बहुभुजी, बहुत सारी इसमें आर्म होती हैं, मल्टी आर्म्ड होती हैं, तथा अपेक्षाकृत छोटी गुहा वाली होती हैं, और जो कैविटी होती है वो स्मॉल होती है। मोनोकाट रूट में क्या होता है, एधा नहीं बनती, यानी कैम्बियम नहीं पाई जाती है, नहीं बनती है, जबकि डाइकाट रूट में द्वितीयक वृद्धि के साथ एधा बनती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय, साथ नहीं समय, कैम्बियम बनती है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये कैम्बियम ही हमारी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और सेकेंडरी ग्रोथ कहते क्या है? जब पौधा गोलाई में बढ़ता है, गोलाई में, यानी उसका ग्रोथ होती है, विड्थ में ग्रोथ होती है, तो उसको द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब आ जाते हैं मज्जा यानी पित्त में। तो मोनोकाट रूट में पित्त सुविकसित होता है, जबकि डाइकाट रूट में अल्प विकसित अथवा अनुपस्थित होता है पित्त यानी मज्जा, जो सबसे बीच में पाया जाता है। अब आ जाते हैं एक बीजपत्री तने तथा द्विबीजपत्री तने में अंतर। तो वाह्य त्वचा सबसे पहले इक्जोडर्मिस। तो इक्जोडर्मिस हमारी मोनोकाट स्टेम में रोम रहित होती है, यानी हेयर नहीं पाए जाते, जबकि द्विबीजपत्री में रोम युक्त होती है, यानी हेयर पाए जाते हैं डाइकाट रूट में, डाइकाट स्टेम में।
और आधार त्वचा यानी हाइपोडर्मिस की अगर बात की जाए तो स्क्लेरन काइमा से बनी होती है मोनोकाट रूट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार त्वचा जो होती है हाइपोडर्मिस वो मोनोकाट में स्क्लेरन काइमा से बनी होती है, डाइकाट में कोलन काइमा ऊतक से यानी स्थूल कोण ऊतक से बनी होती है। अब आ जाते हैं वल्कुट यानी कार्टेक्स में। तो कार्टेक्स हमारा डिफ्रेंशिएट नहीं होता, विभेदित नहीं होता, किसमें? मोनोकाट स्टेम में। जबकि डाइकाट स्टेम में मृदुतक का बना होता है यानी पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। अब आ जाते हैं अधर त्वचा यानी इंडोडर्मिस में। तो इंडोडर्मिस मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट होती है, अनुपस्थित है। मोनोकाट स्टेम में इंडोडर्मिस अनुपस्थित होती है, जबकि डाइकाट स्टेम में सामान्यतया स्पष्ट होती है। तो इंडोडर्मिस हमारी डाइकाट रूट में पाई जाती है, जबकि मोनोकाट रूट में इंडोडर्मिस एब्सेंट होती है। इसको इस तरह याद करिए कि डाइकाट में डी आ रहा है तो इंडोडर्मिस पाई जाएगी, मोनोकाट में डी नहीं आ रहा तो इंडोडर्मिस में भी डी नहीं है, तो डी वाले नहीं है, यानी मोनोकाट में इंडोडर्मिस अनुपस्थित है। अब आ जाता है परिरंभ यानी पेरीसाइकिल। तो सामान्य रूप से अनुपस्थित होती है। पेरीसाइकिल भी मोनोकाट रूट में स्टेम में एब्सेंट है, जबकि डाइकाट स्टेम में दृढ़ोतक और मृदुतक की बनी होती है। तो इस कोलन का दृढ़ोतक यानी स्क्लेरन काइमा और मृदुतक यानी पैरेन्काइमा की बनी होती है पेरीसाइकिल किसमें? डाइकाट में। जबकि मोनोकाट में पेरीसाइकिल भी अनुपस्थित होती है। अब आगे आ जाते हैं संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल में। तो वैस्कुलर बंडल की अगर बात की जाए तो भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं, यानी ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसमें स्कैटर्ड रहते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल किसमें? मोनोकाट स्टेम में। सदैव आवर्धी होते हैं, सदैव आवर्धी होते हैं, जबकि डाइकाट में एक या अधिक चक्रों में विन्यसित होते हैं। तो रिंग में व्यवस्थित होते हैं, जबकि हमारे मोनोकाट में ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए रहते हैं। ये अंतर होता है। अब आगे आ जाता है हमारा बंडल शीथ यानी बंडल आच्छाद। तो प्रत्येक पुल के चारों ओर दृढ़ोतकीय बंडल आच्छाद पाया जाता है। इसमें बंडल शीथ का अभाव होता है। तो कुल मिलाकर के मोनोकाट स्टेम में बंडल शीथ पाया जाता है, डाइकाट में नहीं पाया जाता है। ये अंतर होता है। अब जाइलम और फ्लोएम की अगर बात करें तो जाइलम में वाहिकाएं यानी वेसल्स वी या वाई आकार में विन्यसित होती है। तो वेसल्स हमारी जाइलम में वी या वाई शेप में ओरिएंटेड होती हैं, जबकि डाइकाट स्टेम में वाहिकाएं यानी वेसल रेडियल पंक्तियों में विन्यसित होती हैं। अरे पंक्तियां मतलब त्रिज्यीय रेडियली पाई जाती हैं। फ्लोएम क्या होता है? वी आकार के जाइलम के मध्य स्थित होता है। जो वी आकार का जाइलम है इसी के मध्य में फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम में मृदुतक का अभाव होता है, यानी फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। किसमें? मोनोकाट स्टेम में। और डाइकाट स्टेम में क्या होता है कि जाइलम के बाहर अथवा दोनों ओर होता है। जाइलम के बाहर यानी एक्सोफ्लोएमिक या एम्फीफ्लोइक फ्लोएमिक कंडीशन पाई जाती है डाइकाट स्टेम में। जबकि मोनोकाट में क्या होता है? जाइलम के मध्य में स्थित होता है फ्लोएम, और फ्लोएम में मृदुतक होता है। डाइकाट स्टेम में जो फ्लोएम पाया जाता है उसमें पैरेन्काइमा पाया जाता है, जबकि मोनोकाट के फ्लोएम में मृदुतक यानी पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। अब आ जाता है मज्जा रश्म यानी पिथरेज। तो पिथरेज मोनोकाट स्टेम में नहीं होती, जबकि डाइकाट स्टेम में पैरेन्काइमा से बनी होती हैं, यानी मृदुतक से बनी होती है।
अब आ जाते हैं मज्जा यानी पित्त में, तो स्पष्ट नहीं होता, फिर भी केंद्र में कभी कभी कोशिकाएं विघटित होकर मज्जा गुहा बनाती हैं। तो पित्त जनरली मोनोकाट स्टेम में नहीं पाया जाता, परंतु कभी कभी सेल डेवलप हो करके पित्त कैविटी बना लेती है। डाइकाट स्टेम में मज्जा यानी पित्त स्पष्ट होता है, कभी कभी कोशिकाएं विघटित होकर मज्जा गुहा बनाती है। तो कभी कभी सेल डिफरेंशिएट हो करके या टूट करके क्या करती हैं कि पित्त कैविटी यानी मज्जा गुहा बना लेती है। द्वितीयक वृद्धि, तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकाट स्टेम में नहीं होती, डाइकाट स्टेम में सामान्यतः सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये चीजें हमको कुछ हैं जिनको ध्यान देना है। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है आप एक 600 तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से अवकलन कीजिए। 600 मतलब वयस्क, एडल्ट। जो स्टेम है उसका माइक्रोस्कोपिक फिगर हमको बताना है, दिखाना है, बनाना भी है। कह रहा है आप कैसे पता करेंगे कि एक बीजपत्री तना है अथवा द्विबीजपत्री तना है, इसके कारण बताइए। तो मोनोकाट स्टेम और डाइकाट स्टेम में फिगर देख करके हमको अंतर बताना। तो ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा हमें यहाँ बता देना है, और एनसीईआरटी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 600 तने यानी एडल्ट जो स्टेम है कि अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन का सूक्ष्मदर्शी या अवलोकन यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री तने की पहचान करते हैं। कैसे? तने के आंतरिक आकार की लक्षण। तो तने के अंदर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टर है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा वाह त्वचा पर उपचर में यानी क्यूटिकल, स्टोमेटा तथा बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जो स्टेम हेयर है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसा एनसीईआरटी में पढ़ा है। हाइपोडर्मिस यानी अधर त्वचा उपस्थित होती है, किसमें? तने के आंतरिक शारीरिक लक्षण में ये पाया जाता है। और अंतस त्वचा प्रायः अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है। जो इंडोडर्मिस होती है वो जनरली या तो एब्सेंट होगी या बहुत कम डेवलप होगी। पेरीसाइकिल प्रायः बहुस्तरीय होती है, यानी मल्टी लेयर्ड होती है पेरीसाइकिल या परिरंभ। वैस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल हमारे कंजॉइंट होते हैं। बाह्यफ्लोएमी यानी कोलेटरल होते हैं। ध्यान दीजिए, बाह्यफ्लोएमी को कोलेटरल बोलते हैं, जिसे हम फ्लोएमिक कह रहे थे, तो कोलेटरल अंग्रेजी में बोलेंगे। उभय फ्लोएमी को बाई कोलेटरल बोलते हैं, यानी दोनों तरफ होते हैं, जिसको हम एम्फी फ्लोएमिक कह रहे थे। तो अंग्रेजी में कुछ अक्षर हैं जिनके नाम कुछ अलग लिखे गए हैं। तो बाई फ्लोएमिक को कोलेटरल बोलेंगे और उभय फ्लोएमिक को बाई कोलेटरल बोलेंगे, यानी दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाएगा। अब प्रोटोजाइलम एंडार्च होता है। एंडार्च का मतलब अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा, बाहर की तरफ मेटाजाइलम होगा। तो ये तने में कुछ संरचनाएं स्टेम में है। अभी स्टेम में मोनोकाट डाइकाट को नहीं अलग किया, जनरली स्टेम में ये चीजें पाई जाती हैं। अब देखिए नीचे, अब हम आते हैं कि एक बीजपत्री तने के आंतरिक आकार की लक्षण। तो एक बीजपत्री जो मोनोकाटिलेडनस सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है? तो वाह त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम अनुपस्थित होते हैं। तो मल्टी हेयर्ड स्किन नहीं पाई जाती, मतलब मल्टी सेल्यूलर स्टेम हेयर नहीं पाए जाते। एक्जोडर्मिस में किसमें या इपीडर्मिस में किसमें? एक बीजपत्री तने में। दृढ़ोतक यानी स्क्लेरन काइमेटस होती है क्या? आधर्ष त्वचा यानी हाइपोडर्मिस। जो इपीडर्मिस के जस्ट नीचे होती है हाइपोडर्मिस, वो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू की बनी होती है। भारण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू, कार्टेक्स, अंतस त्वचा यानी इंडोडर्मिस, परिरंभ यानी पेरीसाइकिल तथा मज्जा या पित्त में अविभेदित होता है।
संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे होते हैं। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो मोनोकाट स्टेम में स्कैटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। कहाँ? ग्राउंड टिश्यू में। संवहन बंडल संयुक्त यानी कंजॉइंट, बाह्यफ्लोएमी यानी कोलेटरल तथा अवर्धी यानी क्लोज्ड होते हैं। वर्धी माने ओपन, अवर्धी माने क्लोज्ड होते हैं। संवहन बंडल चारों ओर से दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेनकाइमा से बनी बंडल आच्छाद यानी बंडल शीट से घिरे रहते हैं। जाइलम वाहिकाएं यानी वेसल्स वी या वाई क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। तो ये सब लक्षण पाए जाते हैं हमारे एक बीजपत्री तने में। अब द्विबीजपत्री तने के लक्षण देख लेते हैं। तो कहता है कि बाह्य त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। तो डाइकाट स्टेम में डाइकाटिलिडनस स्टेम जो होता है उसमें मल्टी सेल्यूलर स्टेम हेयर पाए जाते हैं। आधर्ष त्वचा यानी हाइपोडर्मिस स्थूल कोण ऊतक से बनी होती है। स्थूल कोण ऊतक से बनी होती है यानी कोलेनकाइमा से बनी होती है। संवहन बंडल एक या दो घेरे में व्यवस्थित रहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल हमारे एक या डबल रिंग में व्यवस्थित रहते हैं। भरण ऊतक बलकुट अंतर त्वचा परिरंभ मज्जा तथा मज्जा रश्मियों में विभेदित होता है। तो भरण ऊतक मतलब ग्राउंड टिश्यू कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ एंड पिथ रे में डिफ्रेंशिएट होता है। संवहन बंडल संयुक्त बाह्यफ्लोएमी या उभयफ्लोएमी और वर्धी यानी ओपन होता है। तो जो वैस्कुलर बंडल होता है हमारा कंजॉइंट होता है, बाह्यफ्लोएमी मतलब कोलेटरल होता है, या उभयफ्लोएमी यानी बाई कोलेटरल होता है, और ओपन होता है यानी कि कैम्बियम पाई जाती है। जाइलम वाहिकाएं यानी जाइलम वेसल लीनियर यानी रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। तो ये चीज है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है सूक्ष्मदर्शी किसी पौधे के भाग की अनप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक रचनाएं दिखाई देती हैं। तो कह रहा है कोई पौधा है, उस पौधे में अगर ये संरचनाएं दिखाई देती हैं तो किस प्रकार का पौधा है? मोनोकाट है कि डाइकाट? तो जैसे संवहन बंडल संयुक्त हो, कंजॉइंट फैले हुए हो तथा उसके चारों ओर स्क्लेरेनकाइमी आच्छाद यानी शीथ पाई जाती हो। तो ऐसे पौधे क्या होते हैं? तो पहले इसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम लोगों ने ऊपर सारी चीजें पढ़ ली। तो एक बीजपत्री तने की आंतरिक आकारिकी या शरीर में संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। अभी ऊपर ही पढ़ा है। मोनोकाटिलिडनस सिस्टम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू में यानी भरण ऊतक में। तो वही कह रहा है कि एक बीजपत्री तने की आंतरिक आकारिकी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर या शरीर यानी एनाटॉमी में संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल भरण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू में बिखरे यानी स्कैटर्ड रहते हैं। संवहन बंडल संयुक्त तथा आवर्धी होते हैं यानी कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। आवर्धी मतलब क्लोज्ड, वर्धी मतलब ओपन, वर्धी मतलब ओपन, तो आवर्धी मतलब क्लोज्ड। संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमी बंडल आच्छाद यानी बंडल शीथ होती है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की बनी हुई या टिश्यू की बनी हुई बंडल शीथ पाई जाती है वैस्कुलर बंडल के चारों ओर। फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक का अभाव होता है। तो ध्यान दीजिए, फ्लोएम में फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं पाया जाता है। अतः सूक्ष्मदर्शी में प्रदर्शित पौधे का भाग एक बीजपत्री तना है। तो ये मोनोकाटिलिडनस स्टेम के लक्षण दिखाए गए हैं। आबा दोनों में फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम मृदुतक यानी पैरेनकाइमा का अभाव होता है मोनोकाटिलिडनस स्टेम में। तो हमने पहचान लिया कि ये मोनोकाटिलिडनस स्टेम का फिगर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। कह रहा है जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा जाता है जाइलम तथा फ्लोएम को? तो जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जाइलम और फ्लोएम, इसलिए इसको जटिल ऊतक कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक क्यों कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को? क्योंकि मोर देन वन सेल से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती हैं, और जितनी भी सेल होती हैं वो एक यूनिट में, मतलब एक ही इकाई के रूप में यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होकर के फंक्शन को अंजाम देती हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, रंध्रीय तंत्र क्या है, यानी स्टोमेटल सिस्टम क्या है। रंध्र की रचना का वर्णन करो और इसका नामांकित चित्र भी बनाओ। तो स्टोमेटा के बारे में हमको बताना है और इसका फिगर भी बनाना है। तो रंध्र यानी स्टोमेटा ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। तो लीफ के एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं स्टोमेटा, लीफ के, पत्तियों के, ध्यान दीजिए। और रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। जो स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं ये ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ एयर को रेगुलेट करते हैं। प्रत्येक रंध्र यानी स्टोमेटा, एक वचन में इसको स्टोमा भी बोलेंगे, में सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, यानी बीन शेप सेल होती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। ये द्विबीजपत्री का लक्षण है, यानी डाइकाटिलेडनस प्लांट की लीफ में ऐसा होता है। जबकि एक बीजपत्री पौधों में द्वार कोशिकाएं डम्बल शेप होती हैं, यानी डम्बलाकार होती हैं, डमलू के आकार की। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। जो गार्ड सेल हैं, द्वार कोशिकाएं जिनको गार्ड सेल बोलते हैं, इनकी बाहरी जो सेल वाल है वो पतली होती है और इनर सेल वाल मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। तो जो गार्ड सेल होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है और रंध्र के खुलने तथा बंद होने में हेल्प करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं भी रंध्र के साथ लगी रहती हैं, इन्हें उप कोशिकाएं या एसेसरी सेल्स कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एपिडर्मिस की सेल्स भी स्टोमेटा के साथ जुड़ी रहती हैं, जिन्हें एसेसरी सेल या उप कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्री तंत्र यानी स्टोमेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो रंध्रीय छिद्र जो होता है यानी स्टोमेटा जो होता है वो द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल तथा सहायक कोशिकाएं यानी एसेसरी सेल से मिलकर के पूरा स्टोमेटल सिस्टम कहलाता है, यानी रंध्रीय तंत्र कहलाता है, जो हमसे पूछा गया। तो रंध्रीय तंत्र यानी स्टोमेटल सिस्टम में स्टोमेटा आ जाता है, गार्ड सेल आ जाती हैं और एसेसरी सेल आ जाती हैं। 3 प्रकार की सेल हमारी आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर देखते हैं। तो ये गार्ड सेल है डाइकाटिलेडनस प्लांट की लीफ का, और ये गार्ड सेल है ये स्टोमेटा है, सब है, स्टोमेटा भी है, गार्ड सेल भी, सब कुछ है। तो ये मतलब कह सकते हैं स्टोमेटल सिस्टम ये डाइकाटिलेडनस प्लांट की लीफ का है या मोनोकाटिलेडनस प्लांट की लीफ का है। तो सेम के आकार वाली द्वार कोशिका, ये देखिए 2 सेम के बीच जैसे द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल दिखाई गई है। क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे पाए गए हैं, देखिए जो बिंदी की बिंदी है, ये तीर थोड़ा गलत लगा है। और ये गार्ड सेल है, जो ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें गार्ड सेल लिख दिया है, और ये गार्ड सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट लिख दिया है, तो इसको ध्यान देना। और ये दोनों जो है अपर एपिडर्मस वाली सेल है, बाह्य त्वचा वाली, और यहाँ पर ये गार्ड सेल है, देखिए दिखाया गया। और ये बाहर वाली है हमारी एसेसरी सेल है यानी सहायक कोशिकाएं। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है,
कह रहा है पुष्पी पादपों में 3 मूलभूत ऊतक तंत्र बताओ, प्रत्येक तंत्र के ऊतक बताओ। तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, में 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, प्रत्येक सिस्टम के ऊतक का नाम बताना। तो पुष्पी पादपों में 3 मूलभूत ऊतक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला क्या है, वाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र यानी इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको मृदूतक यानी पैरेन्काइमा कहते हैं। फिर भरण ऊतक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसमें पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों से मिलकर के बना होता है। तीसरा आ जाता है संवहन ऊतक तंत्र यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसके अंतर्गत जाइलम तथा फ्लोएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम हमारे प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 11 नंबर, कह रहा है पादप शरीर का अध्ययन कर हमारे लिए कैसे उपयोगी है। यानी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट की एनाटॉमी है, उसकी स्टडी हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल है यानी फायदेमंद है। तो पादप शरीर की आकारिकी का, पादप शरीर की स्टडी यानी प्लांट एनाटॉमी की स्टडी को फार्माकोनॉसी बोल रहा है। फार्माकोनॉसी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत औषधीय महत्व के पदार्थों के स्रोत, विशेषताओं और उनके उपयोग का अध्ययन प्राकृतिक अवस्था में किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फार्मेकोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका हिंदी में मतलब होता है औषधि विज्ञान। तो फार्मेकोनॉसी में हम ऐसे पौधों का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए औषधीय महत्व रखते हैं, यानी उनसे दवा प्राप्त की जा सकती है, मेडिसिन बनाई जा सकती है। यह अध्ययन मुख्य रूप से पौधों के शरीर यानी एनाटॉमी पर निर्भर करता है। तो कौन पौधा हमारे लिए औषधीय रूप से उपयोगी है, अगर इसके बारे में हमें जानना है तो हमें प्लांट की एनाटॉमी के बारे में जानना जरूरी है। इमारती लकड़ी से टिम्बर की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। तो इमारती लकड़ी के लिए टिम्बर की जरूरत पड़ती है और ऐसी लकड़ी हमारे लिए दिन प्रतिदिन कम मिल रही है। इसलिए अच्छी इमारती लकड़ी के स्थान पर खराब इमारती लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। शरीर अध्ययन यानी एनाटॉमी की स्टडी द्वारा लकड़ी की किस्म यानी क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है। तो प्लांट के अंदर स्टडी करके हम बता सकते हैं कि हार्डवुड ज़्यादा है कि सॉफ्टवुड ज़्यादा है, सैपवुड जिसको बोलते हैं। तो हार्डवुड जिसमें ज़्यादा होगी, संरचना से ही पता चलेगा, तो वही लकड़ी हमारे लिए उपयोगी होगी। जीवाश्म शरीर यानी फॉसिल एनाटॉमी अध्ययन द्वारा प्राचीन कालीन पौधों का ज्ञान होता है। तो जीवाश्म शरीर यानी फॉसिल एनाटॉमी के अंतर्गत जो पौधे बहुत पुराने समय में रहे होंगे, जमीन के नीचे दब गए, उनकी स्टडी करना फॉसिल एनाटॉमी कहलाता है। इससे जैव विकास का ज्ञान होता है कि आधुनिक पौधों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो उन पुराने पौधों से नए पौधे किस प्रकार से बने हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है फॉसिल एनाटॉमी की स्टडी से। अब सूक्ष्मदर्शी अध्ययन द्वारा चाय, कॉफी, तंबाकू, केसर, हींग, वनस्पति रंगों यानी जो कलर हमारे पास प्राप्त होते हैं, प्लांट से जो प्राप्त होते हैं, पादप औषधियाँ यानी प्लांट मेडिसिन में मिलावट यानी अल्टरेशन का अध्ययन किया जाता है। मिलावट के कारण इनकी आंतरिक संरचना में भिन्नता आ जाती है। तो जब हम मिलावट कर देते हैं, अल्टरेशन, तो इसमें आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है परिचर्म यानी पेरिडर्म क्या है। द्विबीजपत्री तने में परिचर्म यानी पेरिडर्म कैसे बनता है, तो ये हमको बताना है। तो पेरिडर्म कार्क एधा यानी कार्क कैम्बियम की जीवित मृदुतक यानी लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल से परिचर्म का निर्माण होता है। तो कार्क कैम्बियम की लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल से पेरिडर्म का निर्माण होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट। तो कार्केधा या कागजन, जिसको कार्क कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं, कि कोशिकाएं विभाजित होकर परिधि की ओर जो कोशिकाएं बनती हैं वे सुबेरिन युक्त यानी सुबेरिनाइज्ड कोशिकाएं कहलाती हैं। परिधि मतलब सरकमफेरेंस की ओर, बाहर की ओर जो बनती हैं। सुबेरिन युक्त कोशिकाओं से बना यह स्तर कार्क या फेलम कहलाता है। तो जिसमें सुबेरिन पाया जाता है, जिन सेलों में सुबेरिनाइज्ड जो होती हैं सेल, उनको क्या बोलते हैं? कार्क या फेलम बोलते हैं। कार्क एधा यानी कार्क कैम्बियम से भीतर की ओर बनने वाली मृदुतक कोशिकाएं यानी पैरेनकाइमेटस सेल द्वितीयक बलकुट यानी सेकेंडरी कार्टेक्स या फेलोडर्म बनाती है। फेलम कार्क, कार्केधा यानी कार्क कैम्बियम तथा द्वितीयक बलकुट यानी सेकेंडरी कार्टेक्स मिल करके पेरिडर्म बनाती है। तो तीनों फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, ये जो है फेलम कार्क कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं और ये फेलोडर्म, तीनों मिल करके पेरिडर्म का निर्माण करती हैं। ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 31 नंबर, कह रहा है पृष्ठाधारी पत्ती की भीतरी संरचना का वर्णन चिन्हित चित्रों की सहायता से कीजिए। तो पृष्ठाधारी पत्ती यानी डार्सी वेंट्रल लीफ किसमें पाई जाती थी? डाइकाटिलेडनस लीफ जो होती है, डाइकाटिलेडनस प्लांट जो होता है, उसकी लीफ हमारी पृष्ठाधारी पत्ती यानी डार्सी वेंट्रल लीफ होती है। तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। तो बाह्य त्वचा सामान्यतः दोनों सतहों पर एक कोशिकीय मोटे स्तर के रूप में होती है। सारी चीजें एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि कोर्स बहुत है। अब एपिडर्मिस में ऊपरी बाह्य त्वचा, तो अपर एपिडर्मिस, तो अपर एपिडर्मिस जिसको एडैक्सियल एपिडर्मिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, यह एक कोशिका मोटा स्तर होता है, केवल यूनिसेलुलर मोटाई होती है। इसकी कोशिकाएं ढोलक नुमा परस्पर एक दूसरे से सटी हुई होती है। इन कोशिकाओं की बाहरी भित्ति उपचर्म युक्त होती है यानी क्यूटिकल पाई जाती है, ताकि ट्रांसपिरेशन द्वारा पानी की हानि न हो। कोशिकाओं में साधारणतः हरित लवक नहीं होते यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। तो जो उपचर्म यानी क्यूटिकल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कुछ पौधों, प्रायः शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों में ये बहुस्तरीय यानी मल्टीपल एपिडर्मिस पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शुष्क मौसम होता है तो पानी की और रक्षा करना है, तो क्यूटिकल मल्टी लेयर्ड हो जाती है ताकि पानी का और ट्रांसपिरेशन द्वारा हानि ना हो सके। अब निचली बाह्य त्वचा, तो निचली एपिडर्मिस को एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। तो निचली बाह्य त्वचा एक कोशिकीय मोटा स्तर रूप में पाई जाती है। इस पर पतला उपचर्म होता है यानी पतला क्यूटिकल पाया जाता है, थिन। रंध्र बहुतायत में पाए जाते हैं। निचली सतह पर जो स्टोमेटा होते हैं ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। रंध्रों की रक्षक कोशिकाएं यानी स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती हैं उनमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ पत्तियों के ऊपरी बाह्य त्वचा पर भी रंध्र होते हैं, किंतु इनकी संख्या सदैव कम होती है। तो अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। अब आ जाता है पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल बोलते हैं, मीजोफिल। तो दोनों बाह्य त्वचाओं के मध्य यानी दोनों एपिडर्मिस अपर वाली एडैक्सियल और नीचे वाली एबैक्सियल के मध्य स्थित संपूर्ण ऊतक यानी वैस्कुलर बंडलों को केवल छोड़कर पूरे ऊतकों यानी टिश्यू को हम पर्णमध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। पर्णाधार पत्तियों में पर्णमध्योतक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो पृष्ठाधार यानी डार्सी वेंट्रल लीफ जो होती हैं तो उनमें पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल के जो मिडिल पार्ट होता है दो प्रकार के सेल से बना होता है। एक सेल होती है जिसका नाम है खम्भ ऊतक
यानी 2 प्रकार के टिश्यू से कह सकते हैं बना होता है। तो एक टिश्यू है खम्भ ऊतक, जिसको पैलिसेड टिश्यू बोलते हैं। तो ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे लंबी खंभाकार कोशिकाएं 2-3 परतों में लगी होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोश की स्थान बहुत कम, यानी इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है या नहीं होता है। ये रूपांतरित मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, यानी ये मॉडिफाइड पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषी ऊतक है, यानी फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। कौन से? पैलिसेड या खम्भ ऊतक। अब आगे देखते हैं, अगला होता है हमारा स्पंजी टिश्यू, जिसको स्पंजी ऊतक बोलते हैं। तो खम्भ मृदुतक से लेकर निचली बाह्य त्वचा तक स्पंजी मृदुतक ही होता है। तो अगर पैलिसेड टिश्यू के नीचे से लेकर के एबैक्सियल सरफेस तक, निचली बाह्य त्वचा तक सारा का सारा स्पंजी ऊतक होता है। ये कोशिकाएं सामान्यतः गोल और ढीली व्यवस्था में अथवा काफी और अधिक अर्थात काफी और स्पष्ट अंतराकोश की स्थान वाली होती है। तो ये ढीली यानी शिथिल होती हैं, गोल होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है काफी मात्रा में। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कम संख्या में होते हैं। मध्य सिरा में संवहन पुल के ऊपर तथा नीचे दृढ़ोतक या स्थूल कोणोतक पाया जाता है। तो मिडिल रिब जो होती है, जो पत्ती के बीचों बीच देखा होगा एक लाइन जैसे होती है, तो उसके ऊपर तथा नीचे दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेनकाइमेटस या स्थूल कोणोतक यानी कोलेनकाइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं। अब आ जाता है हमारा वैस्कुलर बंडल या संवहन पुल। तो पत्ती की अनुप्रस्थ काट में अनेक छोटी छोटी शिराएं, संवहन शिराएं मतलब वेन्स, संवहन पुलों यानी वैस्कुलर बंडल के रूप में दिखाई पड़ती है। संवहन पुल यानी वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के मिलने से बनता है। अब आदि दारू यानी प्रोटोजाइलम, आदि मतलब आदि काल से जो बना हो, मतलब पहले बना हो। तो प्रो का मतलब पहले, तो प्रोटोजाइलम, प्रो का मतलब बहुत पहले, प्री का मतलब पहले, तो जो बहुत पहले बना है उसे आदि शब्द यूज करते हैं। तो प्रोटोजाइलम सदैव ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर होता है, जबकि अनुदारू यानी मेटाजाइलम निचली बाह्य त्वचा की ओर होता है। फ्लोएम निचली बाह्य त्वचा की ओर होता है। फ्लोएम हमारा निचली मतलब एबैक्सियल सरफेस की तरफ होता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य एधा यानी कैम्बियम होती है। इस प्रकार संवहन पुल संयुक्त कंज्वाइंट, संयुक्त का मतलब कंज्वाइंट, समपार्श्व का मतलब कोलेटरल तथा वर्धी का मतलब ओपन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पत्ती में भी कैम्बियम की बात की जा रही है। ध्यान दीजिए, पत्ती में कैम्बियम की बात कर रहा है। हमने रूट और स्टेम यानी तना और जड़ में कैम्बियम पढ़ा है, यहाँ पत्ती में भी बात कर रहा है। अब देखें नीचे कह रहा है कि प्रत्येक संवहन पूर्ण दृढ़ोतक रेशों से घिरा रहता है, यानी स्क्लेरेनकाइमेटस हेयर होते हैं, उनसे वैस्कुलर बंडल घिरे रहते हैं तथा इसके बाहर मृदुतक कोशिकाओं यानी कोलेनकाइमेटस टिश्यू का या सेल का पूली आच्छाद होता है, यानी बंडल शीथ पाया जाता है। यह बंडल आच्छाद सामान्यतः छोटी से छोटी शिरा के चारों ओर भी होता है। तो मतलब बंडल शीथ जो पाया जाता है वो कितनी भी छोटी वेन्स हो उस पर के चारों ओर भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, कह रहा है त्वक कोशिकाओं की रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार विभिन्न कार्य करने में सहायता करती हैं। स्थिति मतलब ये किस प्रकार, उन्हें नहीं, ये किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती हैं। तो त्वक कोशिका का मतलब त्वचा की कोशिका, स्किन की कोशिका, उसको त्वक कोशिका बोलेंगे। तो ये पादप शरीर के सभी भागों में सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। सबसे बाहर रहेंगे क्योंकि स्किन में है, बाहरी लेयर में है। यह प्रायः एक कोशिकीय स्तर मोटा स्तर होता है। तो एक कोशिका मोटा स्तर होता है त्वक कोशिका का या एपिडर्मल सेल का कह सकते हैं। कोशिकाएं अनुप्रस्थ काट में ढोलक नुमा यानी बैरल शेप दिखाई देती हैं।
बाहर से देखने पर ये अनियमित आकार की फर्श के टाइल्स की तरह अथवा बहुभुजीय दिखाई देती हैं। ये परस्पर एक दूसरे से मिलकर अखंड सतह बनाती हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस सरफेस बनाती हैं। ये कोशिकाएं मृदुतक यानी पैरेनकाइमा कोशिकाओं का रूपांतरण होती है। तो ये सेल हमारी पैरेनकाइमा सेल से बनती हैं, उन्हीं का मॉडिफाइड रूप होती है। इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य यानी सेल्यूलर फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होती है तथा प्रत्येक कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका यानी वैक्यूल होती है। पौधे के वायवीय भागों की त्वक कोशिकाएं उपचर्म यानी क्यूटिकल से ढकी होती हैं। तो जहां पर हवा लगता है उन भागों की जो त्वक कोशिकाएं यानी एक्सोडर्मल सेल होती हैं वो क्यूटिकल से ढकी होती हैं, परंतु मूलीय त्वचा यानी जो रूट वाली स्किन है कि कोशिकाओं पर उपचर्म यानी क्यूटिकल का रक्षात्मक आवरण नहीं होता। तो रूट वाली में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पानी का एब्जॉर्प्शन करना है, पानी सोख करके पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना है। तो अगर उसमें एक क्यूटिकल की लेयर हो जाएगी तो छिद्र ही नहीं बचेंगे जिनसे पानी आ सके, इसलिए रूट में नहीं पाई जाती। तने, पत्ती आदि की त्वक कोशिकाएं यानी एक्सोडर्मल सेल के मध्य या स्किन सेल के मध्य रंध्र यानी स्टोमेटा पाए जाते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल से घिरे होते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। द्वार कोशिकाएं वृक्काकार होती हैं यानी किडनी शेप होती हैं, या सेम के बीज यानी बीन शेप होती हैं। किसमें? डाइकाटिलिनस प्लांट में। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं यानी एसेसरी सेल कहते हैं। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं यानी गार्ड सेल की आसुनता पर निर्भर करता है, यानी उनके सिकुड़ने और फैलने पर निर्भर करता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं, यानी जो रंध्र होते हैं हमारे वो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। रंध्रों की स्थित संख्या, संरचना, उपचर्म की मोटाई आदि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। तो चूंकि रंध्रों से ही ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, पानी भाप बन के उड़ता है, तो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की दर को रंध्रों की स्थिति, उनकी संख्या, संरचना और क्यूटिकल की मोटाई ये निर्भर करती है कि ट्रांसपिरेशन किस दर से होगा। जड़ों की त्वक कोशिकाओं यानी कि डर्मल सेल से एक कोशिकीय मूल रोम बनते हैं। तो जड़ में हमने बताया था कि यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं, जबकि स्टेम हेयर हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो रूट हेयर हमारे क्या करते हैं कि वाटर और माइनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। तने और पत्तियों की त्वक कोशिकाओं से बहुकोशिकीय रोम निकलते हैं, पढ़ चुके हैं। पत्ती एवं तने की रोम युक्त सतह वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रण करने में सहायक होती है। तो लीफ और स्टेम में जो हेयर होते हैं उनकी सतह जो ट्रांसपिरेशन की दर होती है उसको नियंत्रित करने में सहायक होती है। रंध्रों के रोमों से ढके रहने के कारण मरुद्भिद पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो जो हेयर होते हैं ये स्टोमेटा को ढके रहते हैं किन पौधों में? मरुद्भिद यानी जीरोफिटिक प्लांट, जहां पर पानी की कमी होती है। तो जब ये रूट हेयर ये हेयर ढके रहते हैं, रोम ढके रहते हैं स्टोमेटा को, तो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। त्वक कोशिकाएं वातावरणीय दुष्प्रभावों से पौधे की सुरक्षा करती हैं। तो जो हमारी त्वक कोशिकाएं हैं यानी स्किन सेल हैं, ये क्या करती हैं कि एटमॉस्फेयर के जो बैड इफेक्ट हैं उनसे पौधे की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि वैस्कुलर बंडल जो है कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन कह रहा है, और ये कह रहा है कि कैम्बियम जो है ये पाई जाती है, और ये हम पढ़ाई कर रहे हैं पत्ती की, लीफ की। तो लीफ में कैम्बियम नहीं होता है, इसको ध्यान देना, वो गलत लिखा है। देखिए कहीं भी लीफ में कैम्बियम की बात नहीं।
केवल डाइकाटिलेडनस यानी द्विबीजपत्री पौधे के और रूट और स्टेम में कैम्बियम पाया जाता है, लीफ में नहीं पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।